हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस प्रॉपर्टीज। ओके, किसकी प्रॉपर्टीज? तो कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज। तो टॉपिक का हमारा नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, वो हम लर्न करेंगे कंडक्टर्स के बारे में, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ओके, वो किन किन प्रॉपर्टीज को फॉलोज करते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा पूरा थ्योरेटिकल रहेगा और बहुत सारी चीज़ें आपको आइडिया आएगी कि कंडक्टर्स किस तरह से बिहेव करते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। बच्चों सबसे पहले मैं टॉपिक डाल देता हूं अपना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, यानी कि कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले आपको पता है कि सपोज हमारे पास कोई कंडक्टर हो, चाहे रेगुलर शेप हो चाहे इरेगुलर शेप हो, सिमेट्रिक हो या नॉन सिमेट्रिक हो, कोई भी कंडक्टर जितने पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है उतने ही नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। लेकिन होता क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव आयंस, वो अपनी पोजीशन पे फिक्स रहते हैं न्यूक्लियस में और उनके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड में। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन और भी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उससे दूरी पे होते हैं थोड़ी। ओके, तो वहां पे दो टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री रहते हैं, यानी उनको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोशन कर सकते हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर पूरी मोशन कर सकते हैं। मान लो ये पूरा बोर्ड हमारा कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा पाएगा, इधर से इधर आ पाएगा, इधर से इधर भी जा पाएगा, लेकिन इस तरफ नहीं आ पाएगा, आपकी तरफ नहीं आ पाएगा। ओके, उसको अगर आपकी तरफ लाना है तो एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, जो कि हम ड्यूल नेचर वाले चैप्टर में लर्न करेंगे, चैप्टर नंबर 11 में। खैर अभी तो हमारा चैप्टर 2 चल रहा है, तो अभी हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। तो जो इलेक्ट्रॉन मोशन कर पा रहे हैं उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं कर पा रहे हैं, जो न्यूक्लियस के एकदम करीब है, एकदम नजदीक के हैं, ओके, उनको हम बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स बताएंगे, है ना। तो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि बाउंडेड इलेक्ट्रॉन तो मोशन नहीं करते, लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते हैं उनकी वजह से कंडक्टर में क्या क्या प्रॉपर्टीज अराइज होती है उसकी डिस्कशन करेंगे। ओके बच्चों, मान लो हमारा ये कंडक्टर है, हमारे पास ये कंडक्टर है। कंडक्टर हम जो पूरा स्टडी करने वाले हैं वो पूरा कंडक्टर का ही स्टडी होगा आज। तो कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उनकी डायरेक्शन रैंडम होगी। ओके, तो रैंडम डायरेक्शन की वजह से ओके वो कोलाइड भी करेंगे, वापस डायरेक्शन वापस वो अपनी मोशन स्टार्ट करेंगे। तो उसकी वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो हम यहाँ पे पहले उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। ओके, तो इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो कैसे आता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो अभी मैं इस कंडक्टर को मिटा देता हूं, क्योंकि हम उसे पुट करने वाले हैं, प्लेस करने वाले हैं इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। बच्चों एक बार वापस मैं ड्रॉ करता हूं, एक चीज बताना रह गया आपको। आपको एक चीज बतानी है कि कंडक्टर जो हमारा होता है वो अभी इस पोजीशन पे रेस्ट पे है। इलेक्ट्रोस्टैटिक हम स्टडी कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी जो चीज रेस्ट पे हो। यहाँ पे चीज हमारी कौन सी है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि सरफेस पे हमारा करंट क्या होगा? जीरो। यहाँ पे सरफेस करंट जीरो होगा और इनसाइड का करंट भी जीरो होगा। यहाँ पे करंट कहां से आ गया?
तो चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन, वही तो करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो जब भी हमारा कंडक्टर स्टैटिक सिचुएशन में होगा तो उसकी सरफेस पे पूरे पे करंट जीरो होगा और अंदर भी करंट हमारा जीरो होगा। ओके, लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके से होगा, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट अपना लिखूंगा जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इनसाइड अ कंडक्टर, inside a conductor electrostatic field is zero। बच्चों इसको हम एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लेंगे, इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर। ओके, हम अभी उसको प्रूव भी कर देते हैं। और फिर आपको याद रखना है कि कोई भी कंडक्टर हो स्टैटिक सिचुएशन में ऑलवेज उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और उसका इलेक्ट्रिक करंट भी जीरो होगा। ओके, तो मान लो कि यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे मैं ब्लैक कलर की जो पेन है उससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये अपना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर प्लेस करते हैं यहाँ पे। ये हमने एक रेगुलर शेप का कंडक्टर प्लेस करा है। अब मान लो बच्चों कि जैसे ही हमने कंडक्टर प्लेस करा क्या होगा, पहली बात तो एक और पॉइंट कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे राइट साइड का है, यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस चार्ज होगा, तभी यहाँ पे लाइन टर्मिनेट होगी यानी कि एंटर करेगी माइनस चार्ज में, और पॉजिटिव चार्ज से हमारी लाइन इमर्ज करेगी, प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ से हमारी लाइन प्रोड्यूस हो रही है ना। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज से हमारी लाइन बाहर निकली, नेगेटिव चार्ज में हमारी लाइन अंदर एंटर कर गई, है ना। अब जैसे ही हमने कंडक्टर, ये ब्लू कलर का हमारा कंडक्टर है, ये हमारा कंडक्टर है, जैसे ही हम कंडक्टर को अंदर रखेंगे कहाँ पे, एक्सटर्नल फील्ड में, ये जो है वो हमारा एक्सटर्नल फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसको मैं ई एक्सट्री से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ओके बच्चों, जैसे ही हम यहाँ पे, ये लाइन अभी नहीं है आप ऐसा मान लो क्योंकि कंडक्टर के अंदर नहीं होती लाइंस, जैसे ही हम कंडक्टर, ये ब्लू कलर का जो पूरा कंडक्टर उसको रखेंगे तो उसकी सरफेस पे जो चार्ज होता है, ओके मैंने आपको बोला इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है। तो जैसे ही आप कंडक्टर को अंदर रखोगे, कहाँ रखोगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, तो ये जो उसके पॉजिटिव चार्ज हैं वो क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज को इस तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेंगे। या फिर हमने इस तरह से पढ़ा है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस तरह का। अब मान लो आप यहाँ पॉजिटिव होता है, मान लो आपने इलेक्ट्रॉन रखा तो इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगेगा इस तरफ, कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई, इस तरफ लगेगा। और अगर प्रोटॉन होता तो उसको फोर्स लगता है इस तरफ, F इज इक्वल टू प्लस क्यू ई जितना। ओके, तो whenever we place any charge in external electric field, force experience on it that is given by F is equal to QE। अगर प्रोटॉन रहेगा तो प्लस QE, अगर प्रोटॉन रहा पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन रहा तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से पता है ना। अब देखो जैसे ही हमने कंडक्टर रखा तो यहाँ पे क्या हुआ, सारे नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड आ गए और पॉजिटिव थे वो सारे राइट साइड हो गए। तो अब उन्होंने क्या किया, अपना खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया, प्लस से माइनस। जो रेड कलर का है वो हमारा क्या है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक्सटर्नल तो है ही, एक्सटर्नल हमारा ब्लैक पेन से है जो मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो ब्लैक कलर का है वो हमारा एक्सटर्नल है। तो क्या होगा, जितनी लाइंस एक्सटर्नल है यहाँ पे उतनी इंटरनल भी है। तो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तब तक सेपरेट होते रहेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तब तक सेपरेट होता रहेगा जब तक हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल नहीं हो जाता। ओके, तो फाइनल सेटअप के बाद हमारी जो ये कहानी है वो कुछ इस तरह से होगी, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, ठीक है, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कुछ इस तरह से होगा।
एक्सटर्नल। तो आप देखो कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे ई नेट हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा, जितना एक्सटर्नल होगा उतना ही हमारा इंटरनल होगा, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो आ जाएगा। तो बच्चों ये हमने प्रूव करा कि व्हेनेवर वी प्लेस एनी कंडक्टिंग मटेरियल इनसाइड द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। जब भी आप किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होता है, नेगेटिव नेगेटिव सब इस तरफ चले गए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरह का है, तो नेगेटिव नेगेटिव सारी इस तरफ जमा हुए और पॉजिटिव इस तरफ जमा हुए। तो सिचुएशन हमारी कुछ यूं बनी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नीट्यूड भी सेम है। और बच्चों हमें पता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो एक दूसरे को दोनों कैंसिल कर देंगे, दोनों कैंसिल कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। समझ आया ना? तो ये बहुत ही प्यारी चीज हमने लर्न करी कि इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। बच्चों ये कंडक्टर की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। जब भी कोई कंडक्टर आप लो तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कंडक्टर पड़ा हुआ है, स्टैटिक सिचुएशन में है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो आएगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बच्चों हम यहाँ पे उसकी दूसरी प्रॉपर्टी कर रहे हैं। दूसरी प्रॉपर्टी में हमारा क्या है कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कैसी रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर कैसे रहेगी वो हम डिस्कस करते हैं। तो पॉइंट 2 अब हम पॉइंट 1 में मिटा के पॉइंट 2 यहाँ लिखूंगा कि बच्चों एक चीज और कि यहाँ पे हमारा जो करंट रहेगा अंदर की तरफ, वो करंट भी हमारा बिल्कुल जीरो रहेगा। हमने सीखा है जो भी एक्सेस चार्ज रहेगा वो भी सरफेस पे रहेगा। ओके, ये जो सारा चार्ज है वो हमारा एक्सेस चार्ज वो सारा सरफेस पे आ जाएगा, ये हमारा पूरा सरफेस पे रहेगा। अंदर हमारा यहाँ पे बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, है ना? तो एक्सेस चार्ज भी सरफेस पे रहेगा, इलेक्ट्रिक करंट भी बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं होगा, अंदर भी करंट जीरो होगा, सरफेस पे भी जीरो होगा। ओके, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पहले रैंडम डायरेक्शन में होंगे, अंदर प्रेस करने के बाद वो लोग रेगुलरली अरेंज होंगे, सेटअप होंगे, लेकिन इस तरह से होंगे कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट उतना ही राइट से लेफ्ट, इक्वल वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, है ना बच्चों? तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी लिखते हैं, एट द सरफेस ऑफ a charged conductor, electrostatic field must be normal to the surface at every point। बच्चों यहाँ पे हमने ये पॉइंट लिखा है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर की सरफेस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। ओके, तो अभी हमने लर्न करा कि जैसे ही हमने मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो क्या हुआ, माइनस माइनस चार्ज हमारा इस तरफ आ गया जहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव है, और जहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव है वहां पे सारा हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। अब बच्चों अभी हमारे पास सरफेस पे चार्ज है, तो सरफेस पे जो चार्ज है वहां पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से बनेगी। मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं। वहां पे हमारी लाइन देखो किस तरह से बनेगी, देखो नॉर्मल टू द सरफेस रहेगी, यहां से आती हुई इस तरह से एंटर करेगी। एंटर क्यों करेगी, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज में लाइन टर्मिनेट करती है, एंटर करती है। यहां से आएगी इस तरह से टर्मिनेट करेगी, यहां से आएगी ऐसे परपेंडिकुलर होके फिर टर्मिनेट करेगी। अगर यहां से ओरिजिन कर रही है तो परपेंडिकुलर निकलेगी फिर ऐसे होगी, है ना? ऐसे परपेंडिकुलर होगी, ऐसे परपेंडिकुलर निकलेगी फिर ऐसे होगी। तो इस तरह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रहेगी जब भी आप किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे। ओके बच्चों, अगर मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट हमारा इस तरह से टेंजेंशियल है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लो टेंजेंशियल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को दो पार्ट में डिवाइड करेगा।
यहाँ थीटा एंगल बनेगा तो वहाँ आएगा अपना ई कॉस थीटा और यहाँ आएगा ई साइन थीटा। अब जो भी हमारा कंपोनेंट पैरेलल होगा, जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा, तो मान लो इस तरह से पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, हमारा एक लाइन जनरेट हुई टेंजेंशियल कंपोनेंट की वजह से, तो वो क्या करेगी, वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मोशन में आ जाएंगे और करंट प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन हमें पता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है, यानी कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इसका कोई दूसरा इस तरह से कंपोनेंट उसका अपोज कर रहा होगा, यानी कि टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड तो होंगे, लेकिन ई कॉस थीटा की वैल्यू कुछ इस तरह से बनेगी कि उनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ओके, जो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नलीफाई हो जाएंगे। ओके, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा हमारा वो सरफेस के परपेंडिकुलर ही रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि अंदर कोई भी चार्ज नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तभी तो यहाँ पे जो हमारा कंपोनेंट बना उसकी कोई वैल्यू नहीं आ पा रही है, क्योंकि दूसरा कंपोनेंट भी कुछ इस तरह से होगा जो उसको कैंसिल कर रहा होगा। ओके, तो ये बात आपको समझ लेनी है बच्चों कि अगर कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट आता है तो उसके दो पार्ट पे डिवीजन होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा उसकी वजह से वैल्यू उसकी जीरो आएगी, और जो परपेंडिकुलर होगा वही हम वहां पे कंसीडर करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि whenever we place any conducting material inside the electric field, electric field is always perpendicular में लिखा हुआ must, हमने लिखा हुआ है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट, वो कंपल्सरी परपेंडिकुलर रहेगा, सरफेस के नॉर्मल रहेगा, क्योंकि टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होगा वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, लेकिन हम उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही काउंट करेंगे। समझ आई ना बच्चों बात। तो दो प्रॉपर्टी हम डिस्कस यहाँ पे कर चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 3 करेंगे। ओके बच्चों, इसको मैं मिटा देता हूं, ये कंपोनेंट भी मिटा देते हैं, हम यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे। ओके बच्चों, पॉइंट नंबर 3 हमारा ये है, मैं यहाँ पे इसको भी मिटा देता हूँ, इसको हम रहने देते हैं। पॉइंट नंबर 3 में यहाँ पे ब्लू पेन से लिख रहा हूँ, द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन। स्टैटिक सिचुएशन में हमारे कंडक्टर के पास कोई चार्ज नहीं होंगे। चार्ज कैसा होगा, यहाँ पे जीरो होगा। चार्ज क्यों जीरो होगा, तो अभी हमने प्रूव करा कि दोनों को मिला के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो रहा है, जीरो। ओके, और ये हमारा कंडक्टर जो है, जैसे कि ये स्टैटिक सिचुएशन में है, ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं कि ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर रहा है। अब बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो आ रहा है तो अंदर तो कोई चार्ज होगा ही नहीं, और अगर कोई चार्ज रहा भी तो वो सरफेस पे होगा, इंटीरियर में नहीं होगा, यानी इंटीरियर में कोई भी हमारा चार्ज नहीं होगा। चाहे मैं रेगुलर स्फीयर लूं तो भी हमारा इंटीरियर में कोई चार्ज नहीं रहेगा, चार्ज हमारा जीरो रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, तो इंटीरियर में कोई चार्ज यहाँ पे नहीं आएगा। इस चीज को हम गॉस लॉ से प्रूव भी कर सकते हैं बच्चों, जैसे कि हमें पता है गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो। बच्चों यहाँ पे हमारा इंटीरियर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रहा है, हमने प्रूव करा कि उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो रख दूं, ओके, इसकी अब जरूरत नहीं है, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो Q इनसाइड एनक्लोज अपॉन ई एप्सिलॉन जीरो, सॉरी, तो Q इनसाइड हमारा क्या आ जाएगा, जीरो, यानी कि उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। जो भी चार्ज हमारा रहेगा वो कहां पे रहेगा, एक्सटर्नल साइड, बाहर की तरफ रहेगा, सरफेस पे रहेगा, सरफेस पे चार्ज रहेगा, वो भी इस तरफ जितना होगा उतना ही इसी तरफ भी होगा, यानी उसके ऊपर करंट कोई नहीं होगा। बच्चों कभी क्या होता है, इरेगुलर शेप अगर हम लें
तो कहीं पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा सरफेस होता है। तो आप कभी मेटल की कोई चीज़ को छुओ ना तो आपको शॉक लगता है, इस तरह से शॉक लग जाता है। क्यों? थोड़ा सा हल्का सा, क्योंकि कभी बॉडी हमारी इरेग्युलर हो तो वहाँ पे चार्ज में भी ज़्यादा हो सकता है अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना हुआ हो। वो भी हम डिस्कशन करेंगे, हमने वो भी टॉपिक इंक्लूड किया है इसमें। लेकिन अभी हम इस टॉपिक में हमने इतना पता किया कि जो भी चार्ज रहेगा वो हमारे सरफेस पे रहेगा, इंटीरियर में यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं बच्चों, इसको हम मिटा देते हैं, पॉइंट नंबर 4 लिखते हैं। अब हम यहाँ पे पोटेंशियल की डिस्कशन करेंगे कि पोटेंशियल किस तरह से होगा हमारा। यहाँ पे ये डायग्राम में मिटा देता हूँ, आप लोगों को आइडिया आ चुका है कि किस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 0 होता है ना। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। तो 4th पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल is constant throughout the volume of the conductor and has the same value, हमने डिस्कस करा है ये, सेम वैल्यू ऑन इट्स सरफेस। अब बच्चों मैं वापस एक कंडक्टर ड्रॉ करता हूं यहाँ पे। मान लो मैंने इस तरह से कंडक्टर ड्रॉ किया जो इस तरीके के शेप का है। अब हमें यहाँ पता करना है कि पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम इसका हम ले ले कहीं पे भी तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वैल्यू जो है वो सरफेस पे सेम आएगी। बच्चों हमने जो लास्ट 2 लेक्चर डिस्कस किए हैं, ओके, हमने एक तो शेल वाला टॉपिक डिस्कस किया कि शेल के सरफेस पे, देखो मैं यहां कर रहा हूं, शेल के सरफेस पे कितना पोटेंशियल रहता है अगर इनकी रेडियस आर है तो के क्यू, मान लो यहाँ पे हमने चार्ज रखा हुआ है प्लस चार्ज, तो शेल की सरफेस पे हमारा ये फॉर्मूला रहता है। इनसाइड भी क्या रहता है, जो सरफेस पे रहता है वही हमारा इनसाइड भी रहता है। और मान लो यहाँ हम एक दूरी पे पॉइंट ले रहे हैं स्मॉल आर डिस्टेंस पे, तो आउटसाइड हमारा क्या फॉर्मूला रहता है कि क्यू बाई आर। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके ऊपर हमने क्यू चार्ज रखा हुआ है पूरा ये, ओके। तो ये आपको पता है, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसको समझने में। हमें पता है बच्चों कि जो भी चार्ज हमारा सरफेस पे रहेगा वो अंदर भी वही रहेगा, लेकिन बाहर डिपेंड करेगा डिस्टेंस के ऊपर। तो आउटसाइड हमारा ये डिस्टेंस जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो लेक्चर नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था, फिर लेक्चर नंबर 5 में हमने कॉन्सेंट्रिक सेल का भी डिस्कस किया। तो ये चीज़ तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। और अगर आपने वो लेक्चर नहीं किए हैं, ओके, तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि सरफेस पे हमारा पोटेंशियल रहता है कि क्यू बाई आर, वहाँ पे आर अपनी रेडियस है। अगर अंदर हम कोई भी पॉइंट पे ले ले, अगर मैं अंदर इस पॉइंट पे लूँ, पी पॉइंट यहाँ पे लूँ, यहाँ पे लूँ, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन, यहाँ पे लूँ, कोई भी पॉइंट पे ले लें, या यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे ले लूँ, कोई भी पॉइंट आप पी पॉइंट ले लो तो सेम रहेगा कि क्यू बाई आर, कोई चेंज नहीं आएगा। इसका पूरा हमने डेरिवेशन देखा हुआ है कि क्यू सेम आता है। और आउटसाइड डिपेंड करेगा डिस्टेंस के ऊपर, है ना बच्चों। तो यहाँ पे भी अगर हम चार्ज यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि ये कंडक्टर है, हम बात कंडक्टर की कर रहे हैं, बार बार हम मेंशन कर रहे हैं, तो कंडक्टर की बात हम कर रहे हैं, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। और विशेष तौर पे वापस बता रहा हूँ कि पोटेंशियल हमारा थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो V तो हमारा कांस्टेंट ही आना है। ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये हम दोनों के रिलेशन पे से भी डिराइव कर सकते हैं। देखो हमें पता है कि इनका रिलेशन क्या आता है, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dl। अब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है तो मैं माइनस dV बाई dl ले लूं, तो अगर हमारा V कांस्टेंट होता है तभी तो उसका डिफरेंशिएशन L के रिस्पेक्ट में 0 आएगा ना। हमें पता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर हमारा 0 है तो पोटेंशियल कांस्टेंट होना चाहिए।
यानी कि अगर ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट है और मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो यहाँ पे डिस्टेंस कहीं पे है ही नहीं, कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन तो जीरो ही आना है ना। तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो है, अगर किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो उसका पोटेंशियल कांस्टेंट ही होना है। समझ गए ना बात। तो ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ तो पोटेंशियल को कांस्टेंट ही होना है। कांस्टेंट मतलब मान लो कि अगर 15 वोल्टेज हुआ तो यहाँ भी 15 होगा, यहाँ भी 15 होगा, यहाँ भी 15 होगा, हर जगह पे जहाँ पे आप पॉइंट कंसिडर करोगे वहाँ पे उसका पोटेंशियल 15 ही होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, जीरो होगा। ओके, तो इसीलिए हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम। कोई भी वॉल्यूम का छोटा सा भी टुकड़ा लोगे ना आप, उस वॉल्यूम पे आपको 15 वोल्ट ही मिलेगा अगर 15 वोल्ट सरफेस पे है तो। ओके, ऑफ द कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू ऑन इट्स सरफेस, और सरफेस में भी हमारी वैल्यू कैसी आएगी, सेम ही आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये अपना फोर्थ पॉइंट था। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पॉइंट नंबर 5 करते हैं अपना। इसको मैं मिटा देता हूं बच्चों और पॉइंट 5 हम यहाँ पे लिखेंगे अब, जिसमें हमें प्रूव करना है कि कंडक्टर की वजह से उसके बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपना E इज इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन जीरो होता है। हम कंडक्टिंग सरफेस वापस बना देते हैं यहाँ पे। ओके बच्चों, अब हम पॉइंट नंबर 5 यहाँ पे लिखेंगे। पॉइंट नंबर 5, इलेक्ट्रिक फील्ड at the surface of a charged conductor E is equal to सिग्मा अपन एप्सिलॉन जीरो। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एन कैप। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। अब देखो बच्चों, मान लो हम कोई इरेग्युलर शेप वाला वापस कंडक्टर लेते हैं, ये अपना इरेग्युलर शेप वाला एक कंडक्टर है। ओके, अब यहां पे हम क्या करते हैं, चार्ज है, चार्ज कंडक्टर, तो चार्ज लगा देते हैं। ये अपना एक पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पे लगा दिया। ओके, यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। अब बच्चों में प्रूव करना है, तो हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा, कंडक्टर का इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो जीरो होगा, तो हमें उसके जस्ट आउटसाइड में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो पता करना है। यानी कि मान लो कि सिग्मा अपन एप्सिलॉन जीरो होता है, तो वो हमें प्रूव करना है। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा सिलेंडर कंसिडर करेंगे जिसको अपनी एनसीईआरटी में बोला गया है पिल बॉक्स। मान लो इस तरह से एक छोटा सा सिलेंडर है, पिल बॉक्स टाइप का सिलेंडर है। पिल यानी अपनी जो छोटी सी कैप्सूल आती है ना दवाई वाली, वो कैप्सूल आप मान सकते हो। तो ऐसी छोटी कैप्सूल है, पिल बॉक्स है, तो हमें उसको इस तरह से लेना है। मान लो ये हमारी सरफेस है कंडक्टर की, तो इस तरह से, इस तरह से, है ना। आधा जो है वो आपको कंडक्टर के अंदर रहना चाहिए, अंदर धसा हुआ, और आधा जो है वो अपना बाहर रहना चाहिए इस तरह से। तो एकदम छोटा पार्ट कंडक्टर का अंदर होगा इस तरह से, और बाकी का छोटा पार्ट बाहर रहेगा। तो बच्चों यहाँ हम क्या करेंगे, इस सरफेस पे मेरा जो दूसरा एंड है वहाँ एकदम बारीकाई से हम एकदम स्पेस कम करके वहाँ गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, क्योंकि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ही है, और बाहर आउटसाइड पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम यहाँ डिराइव करेंगे। तो बच्चों जब हम डिराइव करेंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से बाहर निकलेगा, इस तरह से सिलेंडर है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा और सरफेस एरिया भी उसका उसी तरफ होगा। तो इस तरह से हम इसको प्रूव करते हैं। देखो हम यहाँ पे प्रूव करते हैं इसको। यहाँ पे मैं ये सिलेंडर बना रहा हूँ, छोटा सा पिल बॉक्स टाइप का सिलेंडर, इस तरह से। ये अपना एक छोटा सा प्यारा सा सिलेंडर है। अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे, एकदम यहां से गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेंगे।
जैसे ही हमने यहाँ पे गॉसियन सरफेस कंसीडर करा, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो गया, ओके, क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है और हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर चार्ज वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाता है ना। तो अब हम यहाँ पे जो चार्ज है आउटसाइड पोर्शन पे, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ निकल रहा होगा और उसका छोटा सा सरफेस एरिया हम लेते हैं ds, सरफेस एरिया भी हमारा इसी तरफ होगा। तो गॉसियन सरफेस हमने ले ली है। अब उसके आउटसाइड पॉइंट पे अगर कोई हमारा छोटा सा पिल बॉक्स है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया दोनों एक ही डायरेक्शन में बन रहे हैं, और दोनों यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में बन रहे हैं, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस जीरो आएगा 1 ई डी एस। और यूजिंग गॉस लॉ हम यहाँ पे गॉस लॉ यूज कर लेते हैं। तो गॉस लॉ हम यूज करेंगे तो क्या जाएगा, Q अपन एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू ई डी एस। इसको हम अपना इक्वेशन नंबर 1 लगा देते हैं। लेकिन बच्चों में पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है ना, अकॉर्डिंग टू सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन उसका एरिया आएगा, एरिया हमने छोटा सा माना हुआ है ds। तो चार्ज को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो हमें मिल जाएगा सिग्मा इंटू ds, और उस सिग्मा इंटू ds को हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सब्स्टिट्यूट इट इन इक्वेशन 1। तो जैसे ही हम उसको यहाँ पे रखेंगे सिग्मा इंटू ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू ds। तो यहाँ पे ds हमारा कैंसिल हो जाएगा और जो बाकी बचेगा वो क्या बचेगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से बच जाएगा। ओके, तो ये हमारा डेरिवेशन आ गया है ना बच्चों। और अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो एन कैप, बच्चों जो एन कैप आएगा दैट इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेसिस। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये अपना यूनिट वेक्टर आ जाएगा और ये अपना फॉर्मूला आया E इज इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन जीरो। आप देख पा रहे हो कि वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। बच्चों हमने चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनेटली लॉन्ग शीट किया था। अगर हमारी शीट इन्फाइनेटली लॉन्ग हो तो फॉर्मूला क्या आता है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन जीरो आता है। और अगर हमारी फाइनाइट सी शीट हो और जस्ट आउटसाइड में लेना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा मिलेगा हमें सिग्मा अपन एप्सिलॉन जीरो। ओके, तो ये चीज़ हमें ध्यान पे रखनी है बच्चों। इनफाइनाइट शीट का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत इनफाइनाइट मतलब लॉन्ग तक हो। ओके, अगर हमारी शीट इस तरह से थोड़ी सी भी है जिसकी लेंथ थोड़ी है और इलेक्ट्रॉन वहाँ पे है तो उसको हम इनफाइनाइट ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो काफ़ी छोटा है। ओके, और शीट काफ़ी हमारी बड़ी है, तो तब भी हम उसको इनफाइनाइट ही कंसिडर करेंगे। इनफैक्ट हम जब कैपेसिटर रन करने वाले हैं इसी सीरीज में, तो कैपेसिटर वाले सारे पॉइंट्स में भी हम ये जो शीट होगी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो ही कंसीडर करेंगे। तो ये सारी बातें आपको धीमे धीमे समझ आएगी और ये आपको ध्यान भी रखना होगा, है ना बच्चों। एक और चीज़ आपको बताता हूँ, मान लो हमें यहाँ पे कोई पॉइंट P है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। लेकिन अगर उसके बगल में कहीं पे हम दूसरा कोई चार्ज ले लें तो वो चार्ज इसको इन्फ्लुएंस करेगा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको डिस्टर्ब करेगा। तब हमारी सिग्मा पर एप्सिलॉन जीरो जितनी वैल्यू नहीं रह जाएगी, उसमें बदलाव आ सकता है, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, उसकी वैल्यू बदल जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अभी हमारी ये सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड है इस तरह से, कहीं पे उसके अगल बगल कहीं चार्ज हुआ तो वो अफेक्ट कर सकता है। ठीक है बच्चों, अब हम अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि सिक्स प्रॉपर्टी हम स्टडी करने वाले हैं, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या चीज़ है वो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, अब हम यहाँ पे हमारी सिक्स प्रॉपर्टी लर्न करते हैं। यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि जो अगर हमारा कंडक्टर के आउटसाइड कोई पॉइंट लेना है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अपना कितना आएगा, सिग्मा अपन एप्सिलॉन जीरो आएगा।
सही है ना? ओके, अब हम यहाँ पे अपना 6 पॉइंट लिखते हैं, इसको भी मैं मिटा देता हूँ। पॉइंट नंबर 6 हमारा ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। बच्चों, शील्ड आपको पता है, जो पहले तलवारबाजी होती थी उसमें प्रोटेक्शन के लिए शील्ड यूज होता था। तो हमें भी यहाँ क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड से बचना है या किसी चीज़ को बचाना है। तो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंस से अगर किसी चीज़ को हमें प्रोटेक्टेड रखना है तो हम उसको एज ए शील्ड यूज़ करेंगे, कंडक्टर मटेरियल को। ओके, तो उसी तरीके से इसका नाम दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक कंडक्टर लेते हैं, उनके अंदर एक कैविटी लेते हैं, खोखला है यहाँ से, ये अपनी कैविटी है। ओके, यहाँ मैं लिख देता हूँ कैविटी, ये नहीं है कैविटी, यहाँ पे कैविटी है। कैविटी भी आपको पता है, अगर आप बहुत सारी चॉकलेट खाते हो या कुछ ऐसा वैसा खाते हो तो अपने दांतों में क्या होता है, छेद हो जाता है, होल हो जाता है, कैविटी हो जाती है, तो उसको हम कैविटी बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हमने कंडक्टर इस तरह से लिया है कि कैविटी है। ओके, और ये मानना है यहाँ पे कि इनसाइड द कैविटी देयर इज अ नो चार्ज। अगर हम कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं रखें, ठीक है, अगर हम कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं रखें तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपना जीरो होगा, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड अपना यहाँ पे जीरो होगा और सरफेस चार्ज डेंसिटी भी जीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे आएगी? लेकिन पोटेंशियल तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, जो भी हमारा आता है। ओके, तो अगर अंदर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही है। ओके, और यहाँ पे तो ये पूरा कंडक्टिंग मटेरियल है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होता है, आपको पता ही है। ओके, बाहर चाहे हमारा चार्ज यहाँ पे इस तरह से है या नहीं है, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर हमारा कोई चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही आएगा। अब बाहर चाहे कितना भी इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस हो, कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहेगा। ओके, तो अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है तो व्हाटएवर साइज और शेप ऑफ द कैविटी, इट डजंट मैटर, उसका कोई भी साइज हो, कोई भी शेप हो। मान लो मैं एकदम पतली थिकनेस वाला मटेरियल लेता हूं, थीन शेल ले लेते हैं, तो इसकी एक कैविटी बड़ी है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ही आएगा। यहाँ पे मटेरियल ये है, यहाँ जो मटेरियल है वो ये है, तो एक थीन शेल टाइप का मटेरियल है, इसमें क्या है कि मटेरियल जो है वो ज़्यादा है। ओके, अंदर की कैविटी छोटी है, तो कैविटी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, इट डज नॉट डिपेंड वॉट एवर मे बी द साइज ऑफ कैविटी। अगर अंदर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो ही होना है। ओके, तो बच्चों इसका यूज कहाँ पे होता है कि जो चीज़ों को हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा के रखना होता है, ओके, वहाँ पे इसका यूज होता है। ओके, आउटसाइड इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस से हमें उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको शील्ड करना है, इसी फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मान लो कोई अपनी इलेक्ट्रिक मोटर है या और कोई भी डिवाइस है, उस डिवाइस को आप यहाँ पे रख दो तो बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा, चाहे इनसाइड हो चाहे आउटसाइड हो, इट डजंट मैटर, तो ये डिवाइस हमारा प्रोटेक्टेड रहेगा क्योंकि वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, उसको कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्ट नहीं कर पाएगा। ओके बच्चों, इसकी बहुत खूबसूरत एप्लीकेशन भी है जो आपको पता भी होगी शायद। ओके, मान लो आप मैदान में हो, ओके, या रास्ते पे जा रहे हो और बिजलियाँ कड़क रही है, तो अगर आप कार में हो और कार के विंडो आप अगर बंद कर दो, पूरी कार को क्लोज कर दो, ओके, उसके ग्लासेस भी ऊपर चढ़ा दो, तो आप एक कैविटी में आ गए। ओके, तो बाहर मैदान में खड़े रहने से या किसी पेड़ के नीचे खड़े रहने से बेटर रहेगा आप उसी कार में रहो, तो आप सेफ रहोगे क्योंकि आपने क्या किया, अपने आप को कैविटी के अंदर बंद कर लिया और अब जितना भी थंडर स्टॉर्म होगा, बिजलियां कड़केगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आप एक कैविटी के अंदर आ गए हो, है ना? और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अब अंदर नहीं आ सकता, है ना? बच्चों, आपको ये भी पता होगा कि जब एरोप्लेन हमारे मोशन कर रहे होते हैं, ओके, तभी भी बिजलियाँ कड़कती ही है, ओके, तो भी वो शील्डेड रहता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्योंकि वो भी एक पूरी कैविटी बिहेव करता है। समझ आया? तो ये जो है वो हमारी एप्लीकेशन ही है। अगर आपको किसी भी
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को प्रोटेक्टेड रखना हो तो आप वहाँ पे कंडक्टिंग मेटल का एक शील्ड बना सकते हो, तो वो आपका डिवाइस हमेशा के लिए प्रोटेक्टेड रहेगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंस से। ओके, चाहे बाहर बिजली आकर के या और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, ओके, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगी, क्योंकि चार्ज अंदर जा ही नहीं पाएगा, चार्ज जो रहेगा वो सरफेस पे ही रहेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के वक्त अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है, और यहाँ पे जो भी चार्ज रहेगा उसकी वजह से पोटेंशियल थ्रू आउट द कंडक्टर कांस्टेंट रहेगा। ये चीज़ हमने पढ़ी कि पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना होगा, जीरो होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कैसी रहेगी, जीरो ही रहेगी। बच्चों, यहाँ पे अगर हम किसी सरफेस के ऊपर चार्ज रखते हैं तो चार्ज लीक कैसे होता है, अगर लीक होता है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी उसकी किस तरह से बनती है वो हम करते हैं। फिर हम एक और स्पेशल केस कर लेंगे कैविटी का, क्योंकि कैविटी की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनती है वो भी हमें यहाँ पे आज जानना होगा कि कैविटी जब होगी तब अंदर कोई चार्ज रख, अभी हमने चार्ज नहीं रखा है, अगर अंदर कोई चार्ज रखेंगे तो नया चार्ज किस तरह से इंड्यूस होगा और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरह से बनेगी वो भी हम जानेंगे। पर अभी फिलहाल हम कर रहे हैं कि अगर कोई इरेग्युलर शेप का बॉडी हो तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे आएगी। तो मैं पहले इसको मिटा देता हूं और पॉइंट नंबर 7 में लिख के उसको हम समझते हैं। ओके बच्चों, इसको मैं रहने देता हूं। पॉइंट नंबर 7, चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस, या फिर हम बोल सकते हैं लीकेज ऑफ चार्ज। बच्चों, मान लो किसी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये हमारी इरेग्युलर सी बॉडी है, आपने 11th में लर्न किया था एरोफॉइल, ऐसा ही कुछ मैंने ड्रॉ किया है। यहाँ पे हमारा मान लो चार्ज इस तरह से है, लेकिन यहाँ पे आप मान लो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, ये कुछ इरेग्युलर शेप सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना। ओके, तो अब बच्चों देखो कि यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। अभी मैंने आपको बताया था कि कोई ऐसी कंडक्टिंग बॉडी है जिसके ऊपर कहीं पे चार्ज ज़्यादा होता है और आप इरेग्युलर शेप होता है, और गलती से भी आपका हाथ वहाँ पे लग जाए तो आपको झटका महसूस होता है ऐसे करके, ठीक है। तो जो झटका महसूस होता है वो इसी तरह से इसी की वजह से होता है कि कहीं कहीं में बच्चों क्या होता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा रहती है, फिर आप वापस उसको छुओगे तो आपको कुछ नहीं लगेगा। कभी एक साथ सरफेस के ऊपर चार्ज जमा हो जाए तो आपको अचानक से झटका लग जाता है। ओके, तो बच्चों हम यहाँ पे 2 पॉइंट मान लेते हैं, एक पॉइंट में मानूंगा ए यहाँ पे, एक पॉइंट में मानूंगा यहाँ पे बी पॉइंट। तो जैसे कि आपको क्लियरली दिख रहा है कि ए पॉइंट पे हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी कम है, बी पॉइंट पे हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। तो बट ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा बी पे ज़्यादा रहेगा और ए पे कम रहेगा, लेकिन कंडक्टिंग मटेरियल है, पोटेंशियल हमारा यहाँ पे कैसा रहेगा, थ्रू आउट दी सेम। पोटेंशियल हमारा यहाँ पे सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, अब बच्चों पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट है तो मैं बात करूं VA की, तो VA इज इक्वल टू VB हमारा क्या हो जाएगा, KQA अपॉन RA इज इक्वल टू KQB अपॉन RB। के हमारा कौन कैंसिल, तो हमें यहाँ पे एक रिलेशन मिला QA अपॉन QB इज इक्वल टू RA अपॉन RB। खैर ये तो अपनी रेगुलर बॉडी है कि मान लो अगर रेगुलर बॉडी होती, ओके, अगर रेगुलर बॉडी होती तो हम उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मानते सिग्मा इज इक्वल टू, मतलब अगर हमारा वो स्फीयर है तो उसके लिए हम इस तरह से कर सकते थे, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई एरिया। एरिया अपना स्फीयर के लिए हम 4πr² लेते हैं, ओके, 4πr² लेते हैं तो सिग्मा 1 अपन सिग्मा 2 अपना हो जाता Q1 अपॉन 4πr1²। इसको मैं इस तरह से लिखता हूं QA, यहाँ पे ए बी लेते हैं हम, ए बी QA अपॉन 4πRA² होल डिवाइड बाई QB अपॉन 4πRB²। ओके, तो फिर हम कैसे करते हैं बच्चों, सिग्मा A अपॉन सिग्मा B इज इक्वल टू 4π कैंसल, QA के साथ कौन आ जाएगा, RB² आ जाएगा, RB², नीचे अपना QB तो है ही,
वेट कर रहा है इसके नीचे आने की, तो वो नीचे आ जाएगा RA²। ठीक है ना। अब आप देखो लेकिन QA/QB क्या है, QA/QB अपना है सिग्मा A/सिग्मा B इज इक्वल टू QA/QB अपना है RA/RB, RA/RB। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा RB² अपॉन RA²। RB कैंसल, RA कैंसल, तो सिग्मा A/सिग्मा B अपना आ गया यहाँ पे RB/RA, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी सरफेस पे सिग्मा वो डिस्टेंस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जहां पे डिस्टेंस ज्यादा वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कम। ओके, आप अर्थ का एग्जांपल ले लो। अर्थ का जो रेडियस वो काफी लार्ज है, इसीलिए हमें फ्लैट दिखती है। आपको यहां से देखोगे तो कहाँ अर्थ स्फेरिकल दिखेगी, दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी, क्योंकि अर्थ की रेडियस ज्यादा है तो हमें फ्लैट ही दिखता है। तो जितना डिस्टेंस अपना ज्यादा होगा उतना अपना सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी होगी, कम होगी। ओके, यहाँ पे देखो डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस अगर कम है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी वहां कैसी है, ज्यादा है। यहाँ पे देखो डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी है, कम है। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो अपने डिस्टेंस के कैसे होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर हम स्फीयर की बात करेंगे तो रेडियस के कैसे होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये बात हमने यहाँ पे पता करी। ओके, तो ये पॉइंट में हमने ये सीखा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी रेडियस के साथ किस तरह से बिहेव करती है। अब बच्चों हम लास्ट पॉइंट इस लेक्चर का हम सीख लेते हैं कि अगर कैविटी हो, है ना, कैविटी हो और उसके अंदर हमने चार्ज रखा हो तो नया चार्ज किस तरह से इंड्यूस होता है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होती है। तो हम अब नया पॉइंट करते हैं। पहले मैं इसको मिटा देता हूं, फिर मैं उसका टॉपिक लिखता हूं, क्योंकि हमें यहाँ जगह चाहिए होगी। हमें यहाँ पे स्फीयर ड्रॉ करके मैं आपको कैविटी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं वापस एक बार। ओके बच्चों, ये हमारा हो गया। अब मैं टॉपिक लिखता हूं, टॉपिक नंबर 8, कैविटी इनसाइड कंडक्टर। अब देखो बच्चों, अपने कंडक्टर के अंदर कैविटी हमने बना रखी है, ये हम बना लेते हैं। हम रेगुलर शेप लेते हैं अभी, रेगुलर शेप। ओके, तो इस तरह से हमने बना रखी है कैविटी। तो कैविटी के अभी अंदर हमने चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये अपना कंडक्टर का मटेरियल है। तो जैसे कि आपको पता है कि मटेरियल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आता है स्टैटिक सिचुएशन में, इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, कैविटी के अंदर भी अगर 0 होना है तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर करी। अब बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 लाना है, तो कैसे पॉसिबल होगा? यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो ये गॉसियन सरफेस के अंदर यहाँ पे क्या होगा, अपना एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ओके, अंदर की तरफ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, है ना। और उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, -q। अब आप देखो ये +q, ये -q क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। ओके, अब बच्चों हमने ये बताया आपको कि यहाँ पे जो मटेरियल है अपना, वहाँ पे कंडक्टर मटेरियल है। अब कंडक्टर तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आना चाहिए, तो न्यूट्रलिटी उसकी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो न्यूट्रलिटी ब्रेक ना हो इसलिए क्या होता है कि जिस तरह से अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, इंड्यूस हुआ, उस तरीके से सरफेस पे अपना एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा यहाँ पे, है ना। उस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा इस तरह से, और उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, जितना यहाँ पे नेगेटिव होगा उसकी यहाँ पे +q जितनी आएगी। तो यहाँ पे हमारा जो प्लस चार्ज था उसकी वजह से बाहर प्लस चार्ज इंड्यूस हुआ अगर कैविटी हो तो। ओके, वापस फटाफट हम देखते हैं इसको। हमने क्या किया, एक कैविटी ली रेगुलर शेप के लिए, बाकी आप इरेगुलर नॉन यूनिफॉर्म शेप की भी ले सकते हो। हमने सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज रखा, ठीक है, सेंटर पे हमने पॉजिटिव चार्ज रखा और हमने क्या किया, यहाँ गॉसियन सरफेस बनाई। ओके, अब हमें पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होगा उसको इंड्यूस करेगा।
तो जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव इंड्यूस होगा यहाँ पे, तो यहाँ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। अब बच्चों कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होता है, वो उसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो अगर यहाँ पे जीरो है, अंदर के साइड उसके इनर फेस पे नेगेटिव चार्ज है, तो आउटर पे कितना आना चाहिए, उतना ही, लेकिन पॉजिटिव आना चाहिए। ओके, तभी तो ये दोनों मिला के इसको न्यूट्रल करेंगे ना। तो मान लो यहाँ पे हमारे पास दो सरफेसेस है, एक इनर, तो यहाँ पे इनर सरफेस पे कितना चार्ज आया अभी, जीरो, प्लस माइनस तो कैंसिल हो गए ना, और आउटर सरफेस पे अभी कितना चार्ज आया, प्लस क्यू। तो इस तरह से हमने कैविटी बनाई, उसके अंदर चार्ज रखा, तो उसने आउटर सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज डेवलप किया, और अंदर हमारा इनर सरफेस पे कितना चार्ज हो गया, जीरो। तो इस तरह से कैविटी के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों इसी में आपको बोल दें कि आपको क्या बनाना है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से होगा, यहाँ पे ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका अंदर जाएगा, प्लस में से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा, और यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरह से होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। सिर्फ यहाँ पे लाइंस नहीं आएंगी, मैं आपको एक नया डायग्राम बना के दिखाता हूँ, इरेगुलर शेप वाला। मान लो ये अपना एक कैविटी है, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा है ना, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे माइनस चार्ज इंड्यूस हुआ है, तो इसकी लाइन कैसे होगी, इस तरह से अंदर जाएगी, परपेंडिकुलर, है ना। और सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, यानी कि वहां पे लाइन भी आपको अपीयर नहीं करेगी, और यहाँ पे अपना पॉजिटिव चार्ज है, तो वहां से तो बाहर निकलते हैं हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो यहाँ से इस तरह से निकलेगी, है ना, परपेंडिकुलर होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर रखनी है लाइन को, इस तरह से। तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा इस तरीके के सिचुएशन में, समझ आया ना। तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बना लिया। ओके, लाइन हमारी कैसी होगी, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर आनी चाहिए। तो कैविटी वाले प्रॉब्लम में इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपना होता है। ओके बच्चों, तो हमने कैविटी का प्रॉब्लम भी यहाँ पे देख लिया, और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का भी बात कर लिया। ओके, तो ये जो है वो सारी प्रॉपर्टीज है कंडक्टर्स की। तो अगर आप कंडक्टर की प्रॉपर्टी अच्छे से जान लो ना बच्चों, तो आपके लिए कंडक्टर का स्टडी जो है वो और आसान हो जाएगा। ओके, और आप अगर इसी तरह से रेगुलर मेहनत करते रहेंगे तो भरोसा रखिए अपने आप पे और मेरे पे भी, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इसी तरह से कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहेंगे, ओके, थ्रू आउट द ईयर इस तरह से मेहनत करते रहेंगे, बिना कहीं पे डेविएट हुए मेहनत करते रहेंगे, तो आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन।